स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर स्टूडेंट? एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले मैं आपको दोनों के बारे में बता देती हूँ कि क्या होता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला और किसे कहते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले किसके बारे में? एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ constituent atom of any compound। क्लियर स्टूडेंट? क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है जो एक कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होते हैं उनका। ठीक है, आगे आपको बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या होता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला। अब अगर हम बात करें किसकी? मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो आगे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला? इट शोज द exact number of different type of atom present in a molecule of a compound। ठीक है बेटा? तो एक्चुअल में किसी कंपाउंड के अंदर कितने आपके एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है कि नहीं, डिफरेंट टाइप के, तो उनका एग्जैक्ट नंबर बताता है आपका क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इन दोनों डेफिनेशन को बेटा हम समझेंगे एग्जांपल की हेल्प से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए क्या होता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला और क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जरा एग्जाम्पल उठाते हैं हम वन बाय वन। जैसे सपोज कीजिएगा, पहला एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं एन ब्यूटेन। क्या लिया सबसे पहले हमने? एन ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बेटा? C4H10। क्या होता है? C4H10। तो देखो बेटा, C4H10, जरा ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मूले को। यहाँ पर आपको कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो देखो, क्या है आपका? कार्बन है आपका 4 और हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला है इसके अंदर भी आपके कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 है। तो मीन्स जो एग्जैक्ट नंबर बताए किसका? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम का। ठीक है कि नहीं? एक कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट टाइप के एटम हैं, अगर उनका एग्जैक्ट नंबर बताए तो वो आपका क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहलाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जैक्ट नंबर ही तो बता रहा है कि कार्बन 4, हाइड्रोजन 10। ठीक है, ये 4 एटम है, ये 10 एटम्स हैं आपके, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। क्लियर हो गई ना मेरी बात बेटा? अब अगर बात कर रहे हैं हम एम्पिरिकल फार्मूले की, ठीक है, किसकी? एम्पिरिकल फार्मूला की, कि एन ब्यूटेन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो एम्पिरिकल फार्मूले पर ध्यान से दीजिएगा, क्या डेफिनेशन बताती है इसकी? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। मतलब इस 4:10 को हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करें। होल नंबर रेशो होना चाहिए बेटा। तो देखो, अगर आप इसको होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ठीक है ना? ये सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है इसका। किसका? C4H10 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि कार्बन कितने हो गए एम्पिरिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? कार्बन हो गए आपके 2 और हाइड्रोजन कितने हो गए? 5। तो क्या बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका C4H10 का बेटा? C2H5। क्लियर हो गया? जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताए कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का, वो कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर हो गया? और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताए, ठीक है कि नहीं, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो उसका कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ एन ब्यूटेन का C4H10 और एम्पिरिकल फार्मूला क्या बना बेटा? C2H5। क्लियर हो गया कि नहीं? और एग्जांपल उठाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आपको बेंजीन दिया गया। क्या दिया गया? बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन को हम लिखते हैं C6H6। तो आपका ये फॉर्मूला बता रहा है कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। किस रेशो में कार्बन और हाइड्रोजन आपके? 6:6 में। तो मीन्स ये एक्चुअल एटम बता रहा है, देख लीजिएगा, या एग्जैक्ट नंबर बता रहा है एटम के। ठीक है, जो एक कंपाउंड के अंदर है। मीन्स ये C6H6 आपका क्या कहलाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला।
ठीक है, क्या कहलाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इम्पेरिकल फॉर्मूला की। क्या होना चाहिए इम्पेरिकल फॉर्मूला, तो देखो इसको आप कन्वर्ट कर दो सिंपलेस्ट रेशो में, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशो में। तो आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 1:1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन 1:1 में है, तो आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, C1H1 दैट इज CH। क्लियर हो गया। तो सिंपलेस्ट रेशो जो बताए वो आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला, और जो आपका एक्चुअल एटम बताए किसके अंदर, एक कंपाउंड के अंदर, वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मुझे लगता है अब धीरे धीरे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है किसमें, इम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे ही और एग्जांपल हम उठाते चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने बोला एसिटिक एसिड, तो आप फॉर्मूला लिखते हैं जी CH3COOH। क्या लिख रहे हैं बेटा, CH3COOH। तो देखो अब जरा हम रेशो देखते हैं। 3 तरह के एलिमेंट हैं इसके अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन। 3 तरह के एटम है ना बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिएगा कार्बन के कितने एटम हैं आपके 2, हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास 4, और ऑक्सीजन कितना है आपके पास 2। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:4:2 में। तो एग्जैक्ट नंबर बता रहा है ना कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन आपके कितने हैं 4 है, और ऑक्सीजन भी कितने हैं 2। तो जो एक्चुअल नंबर बताए वो आपका क्या कहलाता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है कि नहीं, क्या है इसका C2H4O2। ठीक है, क्या बन गया बेटा, C2H4O2। यही है ना, एग्जैक्ट नंबर बता रहा है जो। और अगर हम बात करें इसकी किसकी बेटा, इम्पेरिकल फॉर्मूला की, तो इम्पेरिकल फॉर्मूला जो इसको सिंपलेस्ट रेशो बताए, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये आपका 2 1 जा 2। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला में कार्बन कितने आए आपके बताइएगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन आपका 2, और ऑक्सीजन भी कितने 1। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया CH2O, किसका, एसिटिक एसिड का। ठीक है बेटा, और एग्जाम्पल देख लो, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, 4th एग्जाम्पल, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन परऑक्साइड आपका क्या होता है बताइएगा, H2O2। तो आप देख रहे हो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में प्रेजेंट है, 2:2 में। तो एक्चुअल नंबर बता रहा है कि एक्चुअल में हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के भी 2 एटम। तो जो एक्चुअल नंबर बताया एटम का वो कौन सा फॉर्मूला, बार बार कह रही हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो आपका क्या बताए बेटा, सिंपल होल नंबर रेशो, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों, 1:1। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इम्पेरिकल फॉर्मूला 1:1 में। मीन्स आप क्या लिख दोगे, HO, दैट इज इट्स इम्पेरिकल फॉर्मूला। अब बात आती है कुछ अलग से कंपाउंड की, जरा देखिएगा। जैसे मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट, ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। 5th एग्जाम्पल में किसका दे रही हूँ आपको, सोडियम कार्बोनेट का। तो फॉर्मूला होता है बेटा देखिएगा Na2CO3। क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3। तो ये आपके पास 3 एलिमेंट हैं, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। किस रेशो में है, देखो 2:1:3। किसमें है, 2:1:3। तो ये एक्चुअल नंबर बता रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इसके इम्पेरिकल फॉर्मूला की। जो सिंपल होल नंबर रेशो बताए वो आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो बेटा अब यहाँ ये आपका ये इवन नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है, तो क्या होगा, अगर आप डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, सिंपल होल नंबर रेशो। तो इससे सिंपल होल नंबर रेशो आपका नहीं हो सकता। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला में भी क्या रहेगा, 2:1:3। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Na2CO3 है तो इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला भी रहेगा बेटा Na2CO3, क्योंकि इससे सिंपलेस्ट करोगे तो फ्रैक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए आपका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी Na2CO3 और इम्पेरिकल फॉर्मूला भी Na2CO3। क्लियर हो गया बेटा। एक आधा एग्जाम्पल और मैं आपको समझा दूं ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए क्या होता है इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जैसे आप कॉपर सल्फेट लेते हैं, क्या लिया बेटा हमने, कॉपर सल्फेट। ठीक है, आपको पूछा गया इसका इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट को आप क्या लिखते हैं, CuSO4। ये क्या बताता है, कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन 3 तरह के हैं। कॉपर 1, आपका सल्फर भी कितना है 1, और ऑक्सीजन क्या है बेटा 4। इसी रेशो में ना, तो एक्चुअल रेशो बता रहा है।
तो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको पता है इसको और होल नंबर, इसको और ज़्यादा आप सिंपल रेशो में कन्वर्ट करोगे तो ये फ्रैक्शन में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें होल नंबर चाहिए, तो इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही रहेगा बेटा। क्या रहेगा इम्पेरिकल फॉर्मूला, CuSO4। तो इस तरह के कुछ सिंपल 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं जो आपके इम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बनते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे हम टॉपिक बढ़ रहे हैं कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, किस तरह से न्यूमेरिकल बनते हैं आपके इम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, कैसे हम इम्पेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं। तो इन सब पर पहुंचने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ और डिस्कस कर रही हूं, दैट इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन। क्या बात कर रहे हैं बेटा हम, परसेंटेज कंपोजिशन की। ठीक है कि नहीं, परसेंटेज कंपोजिशन क्या चीज़ है आपका, जैसे सपोज कीजिएगा एक हम कंपाउंड लेके चल रहे हैं आपका वाटर। क्या लेके चल रहे हैं बेटा, वाटर। तो ये जो आपका वाटर है यहाँ पर आपका प्रेजेंट है, इस वाटर के अंदर आपका हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है। ठीक है कि नहीं, तो वो चीज़ आप मतलब हाइड्रोजन बाय पार्ट कितना है आपका किसके अंदर, परसेंटेज मीन्स 100 पार्ट के अंदर, 100 पार्ट के अंदर आपका हाइड्रोजन कितना है, समझ में आया कि नहीं, और आपका 100 पार्ट के अंदर आपका ऑक्सीजन कितना है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन। तो सपोज करो जैसे आपको वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, बहुत ही आसान तरीका है परसेंटेज कंपोजिशन का। परसेंटेज कंपोजिशन किसका चाहिए आपको, हाइड्रोजन का, किसके अंदर, H2O के अंदर। तो टोटल परसेंट आपका 100 होता है। तो देखिएगा टोटल आपका वाटर का मास कितना है, टोटल बताइएगा। देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन का 16, तो टोटल आ गया आपका कितना बेटा, 18। ठीक है, अब H2O के अंदर एक्चुअल में आपके हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, 2। तो 1 हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 का आप क्या लिख दोगे, 2U। क्लियर हो गया कि नहीं। अब आपको परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज मींस मल्टीप्लाई विद 100। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 100 से। ठीक है, तो ये आपका 2 9 जा 80, तो ये आपका क्या आ गया बेटा, 100/9। ये आपका जाएगा 11.11। क्या जाएगा, 11.11। अब आप देखिएगा, अब आपको दूसरा किसका परसेंटेज चाहिए, ऑक्सीजन का। ठीक है कि नहीं, आपको कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है कि बताओ परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, तो कैसे निकालोगे परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो हाइड्रोजन की हमने कैसे निकाली, इसका टोटल मास डिवाइडेड बाय आप ऊपर क्या ले लेंगे, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है कि नहीं, तो 2 है तो 1 का मास होगा 1, 2 हाइड्रोजन एटम का 2 हो जाएगा, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई विद 100। अब आगे देखिएगा दूसरा बेटा आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का आप कैसे निकालते हैं, टोटल मास। फिर से भाई टोटल मास कितना है आपके पास, 18। ठीक है, अब इसमें आपका ऑक्सीजन कितने एटम प्रेजेंट है, 1 एटम प्रेजेंट है, और 1 का मास कितना होता है आपका 16, तो 16/18 × 100। क्लियर स्टूडेंट, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो ये आपका क्या हो जाएगा 800/9, तो ये आपका 88.8888 आएगा। ठीक है कि नहीं, तो आप 88.8 क्या ले सकते हैं, 9। ठीक है, राउंड ऑफ करके इसका कितना हो जाएगा 88.89। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो ये आपका परसेंटेज कंपोजिशन निकल गया किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फॉर्मूला दिया हुआ है कंपाउंड का। ठीक है, और आपको क्या निकालना है उसका, परसेंटेज कंपोजिशन। अब देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। अब सपोज कीजिएगा कि पेपर में आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। अब यहाँ पहले मैंने क्या किया, कंपाउंड दिया था, परसेंटेज कंपोजिशन निकाला। अब सपोज करो आपको क्या दिया हुआ है, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है कि हाइड्रोजन का इतना है, ऑक्सीजन का इतना है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। तो अभी तो आपने निकाला है, तो देख के बोल सकते हो कि H2 है, बट एक्चुअल में हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन से क्या चीज़ आपकी, फॉर्मूला इसका। ठीक है, तो आप देखो जैसे देख रहे हैं आपकी H2O है, कभी भी हम जैसे H2O को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जनरली हम यही बोलते हैं कि जैसे एक H2O लेके चल रहे हैं तो H2O मीन्स 1 मोल लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, 1 मोल। तो मतलब हम इसका अगर 1 मोल निकाल लें तो हम इसका क्या बता सकते हैं, कंपाउंड का फॉर्मूला बता सकते हैं कि नहीं। तो इट मीन्स हमें परसेंटेज कंपोजिशन को कन्वर्ट करना पड़ता है मोल के फॉर्म में। ठीक है, और मोल हमें पता लग जाएंगे तो हमें फॉर्मूला भी पता लग जाएगा। ठीक है बेटा, अब जरा मैं इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के आपको कुछ स्टेप्स बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर करवाऊंगी न्यूमेरिकल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इसके ऊपर। क्लियर है स्टूडेंट, तो अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, कैलकुलेशन ऑफ द इंपेरिकल फॉर्मूला। ये स्टेप हैं, इन स्टेप को हम फॉलो करेंगे। ठीक है कि नहीं बेटा, इन स्टेप को हम फॉलो करते हुए
आपका कैलकुलेट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला में क्या आपके मेन स्टेप्स हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप हम क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट स्टेप होता है कन्वर्ट मास परसेंटेज, मतलब आपको परसेंटेज कंपोजिशन दी है, कन्वर्ट मास परसेंटेज इनटू ग्राम। देखो बेटा, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लिख रही हूँ इन पॉइंट की, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। मास परसेंटेज इनटू ग्राम का मतलब, जैसे आपको पता है, आपको लिखा है कि परसेंटेज है 11.11, ठीक है, तो टोटल ग्राम आपका कितना हो गया, 100% मीन्स 100 ग्राम है, तो 100 में आपका 11.11 आया, जैसे पीछे इसका परसेंट 11.11 है, मीन्स 100 ग्राम में आपकी हाइड्रोजन कितनी है, 11.11 ग्राम। क्लियर होगी ना मेरी बात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे किस में, ग्राम के फॉर्म में। ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, सेकंड स्टेप क्या फॉलो करते हैं, मैंने आपको क्या पता कहा था, हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, मोल्स पता लग जाएंगे तो लास्ट तक हम एम्पिरिकल फॉर्मूले पे पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है आपका गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन का जो परसेंटेज दिया है आपका, क्लियर बेटा, जैसे 100 में होता है परसेंटेज आपको पता है, तो 100 में से 11.11 ग्राम आपका हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 88.89 ग्राम आपका ऑक्सीजन हो गया, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गए। ठीक, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो जो आपका ग्राम में मास लिखा है उसको किससे डिवाइड कर दो, एटॉमिक मास से। ठीक है, तो आपके क्या निकल आएंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकल आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका होता है टू कैलकुलेट सिंपल मोलर रेशियो। सिंपल मोलर रेशियो का मतलब होता है बेटा कि जो आपका नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे उससे हम फाइंड आउट करते हैं सिंपल मोलर रेशियो। ठीक है, जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, जो एलिमेंट आपने उनके लिए हैं, ठीक है ना, उसमें जो सबसे लीस्ट नंबर आता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं सारे एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स को, तो आपका निकल आता है सिंपल मोलर रेशियो। ये बेटा न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। सिंपल मोलर रेशियो के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है टू कैलकुलेट द सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है बेटा, क्या कैलकुलेट करना, सिंपल, जो मोलर रेशियो है उसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना, क्योंकि आपको पता है कि होल नंबर रेशियो जो है आपका, ठीक है कि नहीं, होल नंबर रेशियो ही आपका क्या बताता है, किसी कंपाउंड के अंदर जो एटम का सिंपल होल नंबर रेशियो है वही बताता है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अगर हमें सिंपल होल नंबर रेशियो पता चल गया एटम का, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हम फिफ्थ स्टेप लिखेंगे टू राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अब ने एक स्टेप क्रॉस कर लिया है बेटा, हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला तक। ठीक है, अब एम्पिरिकल फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे, देखिएगा, क्या है आपका रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, किसके बीच में, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपका क्या होता है रिलेशन दोनों के बीच का, जरा अच्छे से देख लीजिएगा। ऊपर मैंने आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पहुंचने के स्टेप बता दिए। अब आपका क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला को एक फैक्टर n से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका निकल आएगा बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल क्या कर देंगे आप, n। ठीक है, n एक इंटीजर नंबर है, ठीक है कि नहीं, इसकी वैल्यू 1 2 3, ठीक है कि नहीं बेटा, इंटीजर नंबर है आपका n। ठीक, अब आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला तो चलो ऊपर से पता चल गया, अब ये n क्या चीज़ है, n भी हमें पता चलना चाहिए कि n हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा n को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास।
ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो बेटा जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें आपको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास दे रखा होता है, ठीक है कि नहीं। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आप कैसे निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, उसके एटम के मास को ऐड कर लो तो वो आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। उससे आपकी किसकी वैल्यू निकल आएगी बेटा, एन की। एन को यहाँ पुट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। कई बार आपका मोलर मास नहीं दे रखा होता है, वेपर डेंसिटी दे रखी होती है क्वेश्चन में। तो मैंने पीछे आपको बेटा ध्यान होगा, मैंने आपको एवोगैड्रो लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ाया था, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। याद रख लीजिएगा ये कि अगर वेपर डेंसिटी दी हो तो किसी भी मॉलिक्यूल का हम मोलर मास कैसे निकालते हैं, कैसे, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला यहाँ पुट कीजिए तो आपके एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेरी बात समझ में आई बच्चों, क्या बताया मैंने, ठीक है कि नहीं। आप एन की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलर मास क्या होता है आपका, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्लियर हो गया कि नहीं। तो वेपर डेंसिटी दी होगी, 2 से मल्टीप्लाई करो तो मोलर मास आ जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में मोलर मास दिया होगा। अब बेटा हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल, कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।